हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पहला बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका 9वां और आखिरी अध्याय है, यानी कि आखिरी चैप्टर है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। उसी को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस चैप्टर के बाद ये बुक खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग जो हमारी दूसरी बुक है इसको भी हम लोग शुरू कर देंगे। शुरू करने से पहले जस्ट एक चीज आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ये बुक जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसका एक कंपाइलेशन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का है, इस बुक का पूरा पूरा कंपाइलेशन एक पूरी क्लास आपको मिलेगी जो 2 या ढाई घंटे की क्लास होगी। साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा ताकि आपको पीडीएफ के लिए इधर-उधर ना भटकना पड़े। आप उस पीडीएफ से आप चाहे तो अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में पढ़ सकते हैं या उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर उसका नोट्स बना सकते हैं। तो आपको जैसे भी पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हैं, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा करीब 30 से 40% क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है। इसीलिए ये वो जो सेशन हो जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और साथ ही साथ तो चैप्टर पढ़ाने का मेरा व्यू है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं बार-बार कहता हूँ कि इस तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि कोई आपको चैप्टर भी पढ़ा रहा है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा रहा है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा रहा है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ये सेशन 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो हिंदी माध्यम के हैं और जिनका सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान है और ये मैटर नहीं करता है कि वो किस स्टेट के रहने वाले हैं। ठीक है? उसके बाद हम लोग शेड्यूल की बात करें तो आप सभी को शेड्यूल याद ही हो गया होगा कि ज्योग्राफी और पॉलिटी क्लास चलती है। तो आज जो है सैटरडे है और सैटरडे के अकॉर्डिंग आज हमारी पॉलिटी की क्लास होने वाली है। और जो मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, एक पीडीएफ तो आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है? जो चैप्टर 7 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो मैंने नहीं करवाया था उसका पीडीएफ मैं अपलोड कर चुका हूँ और साथ ही साथ जो आपको ऑब्जेक्टिव का कंपाइलेशन पूरा मिलेगा वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है? उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है ये तो मैं दे ही दूँगा और अगर ज़रूरत पड़े तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भी पीडीएफ आपको मैं दे दूँगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमारी क्लास की प्रथा रही है कि हम चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैश्वीकरण नाम ही है तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या होता है। उसके बाद वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण देखेंगे, इसकी अवधारणा कैसे आई ये भी देखेंगे और इसके क्या-क्या कारण हैं, यह भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद वैश्वीकरण के जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव हुए, ये कैसे ये इफ़ेक्ट करते हैं वैश्वीकरण को, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं। इसके सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा वैश्वीकरण से भारत किस प्रकार से प्रभावित हुआ है और भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है, इस मैटर पे भी अच्छे से बात करेंगे। साथ ही साथ वैश्वीकरण को लेकर क्या प्रतिरोध हो रहा है, किस तरह का विरोध हो रहा है और ऐसा विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। आइए चैप्टर के अंदर हम लोग बात करते हैं। वैश्वीकरण सबसे पहले है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोगों से मेरी एक शिकायत रहती है कि जब मैं इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात यही है। मेरी शिकायत यही रहती है आपसे कि आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं? शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लोग देखें और मुझे ज़्यादा मोटिवेशन आए। मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ और मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता क्या है? वैश्वीकरण का सीधा-सीधा अर्थ है प्रवाह। प्रवाह का मतलब किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। अगर ये स्थान ए है और ये स्थान बी है तो किसी भी चीज का क्या हो रहा है, यहाँ ए से बी की ओर क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। प्रवाह हो रहा है। तो यह प्रवाह किन किन चीजों का होता है? यह प्रवाह होता है विचारों का। हमारे विचार, आपके विचारों का प्रवाह होता है। जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो कुछ विचार रखते हैं, जल्दी से वो वायरल हो जाता है, तो यह प्रवाह हुआ उसका। उसके बाद पूँजी का प्रवाह, पैसा एक देश से या एक जगह से दूसरे जगह आज आसानी से, बिल्कुल आसानी से भेजा जा सकता है। जब से फ़ोन पे और गूगल पे जैसे जो ये एप्लीकेशन, इसका जो कांसेप्ट आया है, इससे पैसा भेजना बहुत आसान हो गया। उसके बाद वस्तुओं का प्रवाह।
कोई चीज़ दुनिया में कहीं बन रही है, ठीक है? मान लीजिए जैसे एप्पल का लैपटॉप है, चीन में मैन्युफैक्चर होता है, अमेरिका में मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन वो भारत में भी मिलता है। बहुत सारे चाइनीज़ आइटम दिवाली के समय में आप लोग लड़ियाँ लगाते हैं अपने घर पे, तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो 99% वो चाइना से ही आता है। तो वस्तुओं का भी जो प्रवाह है, वस्तुओं का व्यापार है, यह भी आसान हो जाता है। उसके बाद लोगों की आवाजाही, लोग जो है किस लिए? अपने उद्योग के लिए, अपने मतलब जो कमाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं और वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि विचारों का प्रवाह होता है, विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक विचारों को आसानी से पहुँचाया जा सकता है और कुछ ही समय में पहुँचाया जा सकता है। और ये कैसे संभव हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके बाद पूँजी का प्रवाह होता है, एक जगह से एक से ज़्यादा जगह पर एक समय तक पहुँचा सकते हैं और वही एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा सकते हैं। उसके बाद वस्तुओं का कई देशों में पहुँचना तथा उनका व्यापार होता है। जैसे एप्पल का लैपटॉप सिर्फ़ भारत नहीं, अमेरिका ही नहीं, चीन ही नहीं, यूरोप, सब जगह लगभग दुनिया के सभी देशों में, दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में बेचा जाता है। वहीं बेहतर आजीविका की तलाश में, काम की तलाश में लोगों का प्रवास होता है एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले या एक जगह से दूसरे जगह पे प्रवास होता है। तो प्रवाह मतलब वैश्वीकरण का सीधा-सीधा अर्थ है कि प्रवाह, किसका प्रवाह? लोगों का प्रवाह, पूँजी का प्रवाह, विचारों का प्रवाह और लोगों की आवाजाही, साथ ही साथ वस्तुओं का व्यापार। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप उल्टा करके देख सकते हैं, नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। कुछ उदाहरण देखते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि वैश्वीकरण के 2 उदाहरण दें। आपको लिखना पड़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है? 2 नंबर में। इसलिए समझिएगा यहाँ पे कि जब फसल की बर्बादी हो गई तो इस कारण से क्या हुआ कि कुछ किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्या था? इन किसानों ने जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनसे बीज महँगे दामों में खरीदे थे और फसल बर्बाद हो गया, तो फिर क्या करते ये? इनका पैसा सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर लिया। पहला कंडीशन। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, यूरोप में कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है? और इंडिया में जो काम यूरोप की वो कंपनी करती है, इंडिया में भी वैसी कोई कंपनी है जो करती है और इंडिया की कंपनी ने क्या किया कि यूरोप की किसी उस कंपनी को खरीद लिया। लेकिन इसके मालिक ने इस खरीदारी का विरोध किया। ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है। अभी समझाता हूँ इसका क्या मतलब होता है। अनेक खुदरा दुकानदार हैं, इनको ये डर है कि अगर कुछ बड़ी कंपनियाँ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ अपने दुकानों की श्रृंखला खोल ले, जैसे वॉलमार्ट इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है? वॉलमार्ट एग्जाम्पल है। अगर ये अपना दुकान खोल लेती हैं, तो छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी पे संकट आ सकती है। उसके बाद मुंबई का एक फ़िल्म निर्माता है, ठीक है? जिस पर ये ऐसा आरोप लगा है कि हॉलीवुड में कोई फ़िल्म पहले बनी थी, जिसका वो कांसेप्ट, जिसका वो कहानी उठा कर के अपनी फ़िल्म में दिखा दिया, यानी कि कहानी चोरी करने का उस पे आरोप लगा है। उसके बाद पश्चिम के जो परिधान है, यानी कि जो ड्रेस है, जो पहनावा है, उस तरह का जो मतलब कॉलेज में जिस तरह के छात्र हैं, जो पश्चिम का परिधान पहनते हैं, उसको एक उग्रवादी संगठन ने अपने बयान में धमकी दी है कि छात्र वैसा ड्रेस नहीं पहन सकते और इसका एग्ज़ाम्पल हम अफ़गानिस्तान में देख सकते हैं, जहाँ पे जीन्स पहनने पर बैन लगा दिया गया है, लड़कियों की टी-शर्ट पहनने पर बैन लगा दिया गया। ब्यूटी पार्लर को वहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये कुछ वैश्वीकरण के उदाहरण हैं, जो हमें ये बताते हैं कि वैश्वीकरण का जो अर्थ है, सिर्फ़ हम इसको सकारात्मक अर्थ में नहीं ले सकते, बल्कि नकारात्मक अर्थ में भी हम ले सकते हैं। ठीक है? सकारात्मक अर्थ में इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, यूरोप की कंपनी को खरीद लिया, ठीक? जहाँ तक यहाँ दूसरे इस तीसरे एग्ज़ाम्पल की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ अपना श्रृंखला खोल रही है, अपना चेन खोल रही है दुकानों की या जो भी चीज़ है उसकी, तो छोटे दुकानदार हैं, उनकी रोज़ी-रोटी पे आफ़त है, लेकिन अगर उनको ऐसा नहीं करने दिया जाए, तो जो बाज़ार में प्रतिस्पर्धा है, यह खत्म हो जाएगी। तो और उसके बाद जो अगर परिधान की बात करें, तो ये क्या है? नकारात्मक परिणाम है इसके। तो वही है, उसके बाद जो है, लोगों को मतलब सकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक है, लोगों पे इसका दुष्परिणाम भी पड़ता है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव है, यह सकारात्मक से ज़्यादा क्या है, नकारात्मक है। और कुछ उदाहरणों से यह पता चलता है, ठीक है? कुछ उदाहरणों से ऐसा ये पता भी चलता है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम ही नहीं सिर्फ़, बल्कि नकारात्मक परिणाम भी होते हैं।
अगर कोई 2 उदाहरण दे दे कि बताइए वैश्वीकरण के 2 उदाहरण लिखे, तो आप 2 उदाहरण लिख सकते हैं कि कोई चीज़ मान लीजिए दुनिया में बनती है, मान लीजिए कोई चीज़ चीन में बनती है, वो भारत में भी बिकती है, वो अमेरिका में भी बिकती है, वो यूरोप के भी देशों में बिकती है। साइकिल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आप, मोबाइल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, घड़ी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वहीं जो पश्चिमी परिधान है, जैसे जीन्स हो गया, थ्री पीस हो गया, ये सब क्या है पूरे विश्व में लगभग प्रचलित हो गया है। तो यह कैसे हुआ है? वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ पिक के माध्यम से देखेंगे कि वैश्वीकरण जो है एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें जो दुनिया जो है ना एक घर गांव जैसी हो गई है। मतलब सब सामान लगभग सब जगह अवेलेबल है। हर सामान लगभग हर जगह अवेलेबल है और ये प्रौद्योगिकी और संचार के वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण के कारण क्या है? वैश्वीकरण के क्या कारण है? क्यों वैश्वीकरण हुआ? ठीक है? वैश्वीकरण क्यों हुआ? वैश्वीकरण के लिए जो है प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, ये एक अपरिहार्य कारण, एक ज़रूरी कारण साबित हुआ है। अगर दुनिया के किसी कोने में जैसे जिबूती का भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जिबूती में क्या हुआ है? जिबूती में जो राष्ट्रपति थे उनका तख्ता पलट कर दिया गया है और भारतीय दूतावास ने 2 दिन पहले आजकल में एक एडवाइज़री जारी की है कि जिबूती में जो भी भारतीय हैं, वो इमीडिएट बेसिस पे यानी कि तुरंत जिबूती छोड़ दें क्योंकि हो सकता है कि जिबूती में एक तरह का आंतरिक गृह युद्ध देखने को मिल जाए या फ्रांस जिबूती पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसके पीछे की कहानी है, ठीक है? आप देख लीजिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यह कैसे संभव हुआ? जो जो हमारे विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की, वो तुरंत कैसे पहुँच गया? सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्नोलॉजी की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ संचार की वजह से। प्रौद्योगिकी का बात करें तो जैसे टेलीग्राफ हो गया, टेलीफ़ोन हो गया, माइक्रोचिप, जब ये सब चीज़ें बनी, दुनिया में ये सब चीज़ें आई, तो दुनिया में क्या हुआ? इसकी वजह से संचार क्रांति हुई। यानी कि संचार क्या होता है? जो आपका मेरा संदेश है, जो आपका और मेरा विचार है, ये एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुँच जाता है। जो विचार है, पूँजी है, वस्तु और लोग हैं, विश्व में के विभिन्न भागों में इनकी आवाजाही जो बढ़ी है, ये कैसे बढ़ी है? प्रौद्योगिकी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता, मोबाइल मेरे पास, आपके पास नहीं होता, तो आप पैसे ट्रांसफ़र कैसे कर पाते? बहुत दूर कहीं आपको घूमने के लिए जाना है, तो अगर रेल नेटवर्क का विकास नहीं होता, हवाई जहाज़ के नेटवर्क का विकास नहीं होता, बस के नेटवर्क का विकास नहीं होता, रोड नहीं बनते, तो हम लोग कैसे जाते? तो कहीं न कहीं ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से संभव हुआ है, ठीक है? वस्तुओं को ही ऐसे ले जाया जा सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से। जो पूँजी है, जो विचार है, विचारों का भी हम आदान-प्रदान कर सकते हैं, सब का सब टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। हम अपने बारे में, जो हम या आप है अपने बारे में कुछ सोचते हैं तथा सामूहिक जीवन के बारे में जो सोचते हैं, कहीं न कहीं हम प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के सोचते हैं। अब कैसा हो सकता है ऐसे कि मान लीजिए आपकी कोई मंशा होगी कि आप क्या करें 12th में टॉप कर जाएँ, 12th में टॉप कर जाएँ, ठीक है? आप स्टेट टॉपर बन जाएँ, स्टेट टॉपर बन जाएँ। तो आप स्टेट टॉपर कैसे बनेंगे? या आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाएँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे। ये भावना आपके मन में कैसे आई? यानी कि आपसे पहले के लोग जो स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं, उनका जो फ़ोटो, उनके बारे में जो कहानी है, आपने अखबारों में पढ़ा, न्यूज़ चैनलों में देखा, यूट्यूब पे देखा, इसलिए आपके मन में ये विचार आया कि अगर मैं भी टॉप करूँगा या मैं भी टॉप करूँगी, तो मेरा भी न्यूज़ बनेगा, मतलब मैं भी न्यूज़पेपर में आऊँगा या आऊँगी, मेरा भी इंटरव्यू लिया जाएगा, मीडिया वाले मुझे भी दिखाएँगे। इसका मतलब है, सीधी-सी बात है कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव आप पे पड़ा है। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होती कि टॉप करने के बाद ऐसा भी होता है, तो शायद हो सकता है कि आपके मन में नहीं आता। इसलिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, सामूहिक जीवन के बारे में, कहीं न कहीं हम टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के ऐसा करते हैं। तो आई होप आपको एग्ज़ाम्पल पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो वैश्वीकरण है, इसका जो प्रभाव है, वैश्वीकरण का प्रभाव ये कैसे पड़ा? और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा वैश्वीकरण के कारण। मान लीजिए कि दुनिया में क्या होता है, सुनामी आ गई, ठीक है? मान लीजिए दुनिया में भूकंप आ गया। सीरिया और तुर्की में कुछ दिन पहले भूकंप आया था, आपको पता होगा कुछ महीने पहले, जिसमें भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी तुर्की की। रीज़न क्या था? कैसे पता चला? यह टेक्नोलॉजी की वजह से पता चला कि तुर्की में भूकंप आया है और बहुत ज़्यादा करीब 3 से 4-5 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत सरकार ने वहाँ पे मेडिकल हेल्प,
जो मेडिकल हेल्प है, जो मानवीय सहायता है, ये भारत सरकार ने वहाँ पे भेजा था। अनाज हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सब भारत सरकार ने तुर्की के लोगों के लिए भेजा था और तुर्की की गवर्नमेंट ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया था। ये भूकंप हो गया, कहीं पे सुनामी आती है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले नेपाल में भूकंप आया था, तो भारत सरकार ने वहाँ पे भी अपनी मानवीय सहायता ये भेजी थी। तो आपको यह जानकर मतलब बहुत ही हैरानी होगी कि ये सब होता कैसे? तो ये सब के सब टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से संभव है, क्योंकि यूरोप में कोई चीज़ हो रहा है, तुर्की में कोई चीज़ हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से पता चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग वैश्वीकरण के प्रभाव की बात करते हैं। वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, वैश्वीकरण के 3 मुख्यतः प्रभाव के बारे में हम इस चैप्टर में विवेचना करने वाले हैं, इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। अब आइए एक-एक करके देखते हैं कि ये जो राजनीतिक प्रभाव है, यह है क्या? राजनीतिक प्रभाव को हम 2 तरीके से देखेंगे यहाँ पे। इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे और इसका एक सकारात्मक मूल्यांकन करेंगे। यानी कि नकारात्मक मूल्यांकन और सकारात्मक मूल्यांकन करेंगे कि वैश्वीकरण ने राजनीति को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में बात करेंगे। वो किसी भी देश की राजनीति हो सकती है, सिर्फ भारत की नहीं हो सकती है, श्रीलंका की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, किसी की भी राजनीति हो सकती है, वैश्वीकरण ने उसको प्रभावित किया है। जो वैश्वीकरण है, इसके कारण जो है राज्य है, इसकी क्षमता में कमी आई है और राज्य कहने का अर्थ है यहाँ पे सरकार से, सरकार के निर्णय लेने की क्षमता में, सरकार जो करना चाहती है, वो करने की क्षमता में कमी आई है। किस वजह से? वैश्वीकरण के वजह से। इसलिए हम लोग इस टॉपिक का नाम देंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, नकारात्मक पहलू या नकारात्मक मूल्यांकन या नकारात्मक प्रभाव। उसके बाद विश्व में जो कल्याणकारी राज्य की जो धारणा थी कि एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, सरकार जनता के लिए ऐसे-ऐसे काम करेगी, यह जो है पुरानी हो चुकी है और राज्य जो है यानी कि सरकार जो है, यह न्यूनतम हस्तक्षेप करती है किसी भी चीज़ में। बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी हस्तक्षेप नहीं करती है। जिससे क्या हो गया? कल्याणकारी राज्य की धारणा अब खत्म हो गई। अब लोगों के कल्याण के लिए सरकार नहीं सोचती है। भारत में हालाँकि ऐसा नहीं है, लेकिन विश्व के अन्य देशों में जो पूंजीवादी देश है, जो विकसित देश है, वहाँ पे इस तरह की बातें आसान हो गई है, आम बात हो गई है। उसके बाद राज्य जो है अब कुछ मुख्य काम तक खुद को सीमित रखे हुए हैं। जैसे किस काम तक? कानून व्यवस्था, उस देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, राज्य यह सुनिश्चित करता है और राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है कि उसके नागरिक सुरक्षित रहे, कहीं जो विद्रोह ना हो जाए या कहीं दूसरा जो देश है ये आक्रमण ना कर दे या कहीं लोग आपस में ही ना लड़ जाएँ, इसलिए नागरिकों की सुरक्षा ये राज्य की ज़िम्मेदारी, राज्य अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है और राज्य उसको कानून व्यवस्था भी बनाए रख रहा है। उसके बाद राज्यों का लक्ष्य जो है अब आर्थिक और राजनीतिक कल्याण नहीं रह गया है, खासकर जो पूंजीवादी देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके मैटर में ये कहा जा सकता है, इससे सरकारों को अपने दम पर फैसला लेने में कमी आई है। जब आर्थिक और राजनीतिक कल्याण आप नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था में आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि वैश्वीकरण की वजह से जो व्यापार है ये पूरे विश्व में फैलेगा, अपना पैर पसार लेगा और जो पूंजीपति वर्ग है उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहता, वो जन कल्याण के कार्य में भागीदारी नहीं करते। जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मुनाफा चाहिए, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इस सब से सरकार अपने दम पे फैसला लेने में कमी आई है, सरकार अपने दम पे, अपने बलबूते पर फैसला नहीं ले पाती है। तो यह जो हो गया इसका नकारात्मक मूल्यांकन या इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन है। अब देखिएगा इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? आपको सेशन अच्छा लगेगा, आप देखिएगा आपके पास अगर बुक होगा तो आप उल्टा करके देखिएगा कि इस तरह से टॉपिक में लिखा हुआ है, ये टॉपिक बना करके लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको और आपको इस तरह से नहीं समझाया जाएगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप जो है इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? शेयर करिएगा, ज़्यादा बच्चे देखेंगे, मैं मोटिवेट होऊँगा और ज़्यादा कमेंट भी आएगा इस वजह से। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि राजनीतिक प्रभाव के जो सकारात्मक मूल्यांकन है, यह हम कैसे करते हैं या सकारात्मक प्रभाव जो है यह कैसे हुए? शायद कुछ शब्द जो है ये छूट रहा है, मैं खुद को हाइड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है? जो राजनीतिक समुदाय के अर्थ में कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक परिणाम हुआ है, लेकिन राजनीतिक समुदाय के अर्थ में राज्य जो है आज भी यानी कि सरकार किसी देश में आज भी
प्रमुख है वह देश सर्वोपरि है और इसकी प्रधानता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, चाहे भी कितना पूंजीपति वर्ग हो जाए, कहीं न कहीं सरकार उसको कंट्रोल करेगी नियम बना करके। राज्य जो है कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्य को पूरा कर रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था पे ध्यान दे रही है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान दे रही है और उन्हीं मामलों से अपने पैर खींच रही है, जहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है वो मामले। जैसे कि अगर मैं कहूँ अर्थव्यवस्था, तो सरकार अर्थव्यवस्था में गैर ज़रूरी हस्तक्षेप करने से बचती है। अगर सरकार गैर ज़रूरी हस्तक्षेप करेगी, बहुत उल-जुलूल नियम लाएगी या नियम बनाएगी, तो इस वजह से होगा क्या, जो बिज़नेसमैन है, वह देश छोड़ कर के ऐसे देश में चले जाएँगे जहाँ सरकार का कम हस्तक्षेप होगा। सरकार जो व्यापार में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनको व्यापार करने की आज़ादी होगी। उसके बाद वैश्वीकरण से राज्यों की ताकत में बढ़ोतरी भी हुई है, सरकार की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। कैसे बढ़ोतरी हुई है? कि जो टेक्नोलॉजी की बात है, आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी की बदौलत संभव है। जो राज्य है या सरकार है अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकता है, इंफॉर्मेशन जुटा सकता है और इंफॉर्मेशन क्या बनता है? इंफॉर्मेशन राज्य के जो लोगों के लिए, सरकार अपने लोगों के लिए, अपने देश की जनता के लिए जो कानून बनाती है, जो जन कल्याण के कार्य करती है, यह कहीं न कहीं सूचना के बेस पे होता है, इंफॉर्मेशन के बेस पे होता है। और यह कैसे संभव हुआ? प्रौद्योगिकी की बदौलत संभव हुआ। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी वजह से राज्य की ताकत में बढ़ोतरी भी हुई है। उसके बाद इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के कारण राज्य जो है अब ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तो आई होप इसके जो सकारात्मक मूल्यांकन है, यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेबी ऐसा हो सकता है कि ये सेशन छोटा रहे, टाइम की कमी की वजह से ये सेशन छोटा रह रहा है। के बाद ये सेशन यहीं तक है। आगे हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि दूसरे ही क्लास में ये सारे टॉपिक जो है वैश्वीकरण पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा और भारत वैश्वीकरण से कैसे प्रभावित हुआ, ये और उसके बाद वैश्वीकरण का प्रतिरोध दुनिया में क्यों हो रहा है, वैश्वीकरण का विरोध दुनिया में क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, ये सब एक ही क्लास में खत्म कर दे ताकि हम अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर का सेशन रख पाए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।